हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहनी में। तो आज हम देखेंगे यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न उत्तर जो आगामी एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। खास करके जो 15 तारीख को जो जेल बंदी रक्षक का एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इससे पहले की 17 जो जितनी भी प्रैक्टिस सेटें हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए करके मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर जा करके उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं, जिसमें से मैंने हिंदी के लगभग जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि हिंदी का जो स्कोर होता है लगभग 20 नंबर का आपका रहता है। ठीक हो गया, लगभग 20 नंबर का आपका यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एस में पूछा जाता है हिंदी से, तो उसको भी देख लीजिएगा। उससे भी क्या हो जाएगा, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद हम आज जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट है जीएस में रहेगा, जीएस से संबंधित रहेंगे, जिसमें हम जीएस कुछ उत्तराखंड के भी इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं उनकी जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, खास करके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम में रिपीटेड होने के चांसेस जिनके रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, आयोग बहुत सी बार क्या करता है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको क्या करता है, रिपीट करते रहता है। तो इसको भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। अगर आप ऐसे चलते चलते भी अगर देखते हैं या आप कुछ काम कर रहे हो और लाउड स्पीकर में रख के हेडफोन डाल के भी अगर इनको सुनते हो तो वो क्या होता है कि इससे एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलती है, एग्ज़ाम में आपकी ये चीज़ें क्लिक कर जाती हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से मिल सके। और हमारे चैनल के ही माध्यम से आपको जितनी भी नई विज्ञप्तियाँ आती हैं, जितने भी नए रिजल्ट निकलते हैं और ये सारी चीज़ें आसानी से देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 18वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हमने जीएस से संबंधित प्रश्न रखे हुए हैं, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किसको, प्रसून जोशी को। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर, एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है यह कहाँ स्थित है, यह हम्पी में है। अगर बात करें किस राज्य में है तो हम्पी ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। होगा हम्पी कर्नाटक में क्या है, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अब क्या है कि हम इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिसमें क्या कहते हैं अन्य ऑप्शन भी लगेंगे, हमें किसको डिस्कस करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर हम चारों के चारों ऑप्शन अगर पढ़ते रहेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी लंबी और काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो उन्हीं को हम डिस्कस भी करेंगे जिसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा तथ्य कुछ छुपे रहेंगे। तो अगला प्रश्न है इसमें, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थान स्थापित किया गया है। तो कीर्तिमान जो स्थापित किया गया है वह किया गया है लवराज सिंह धर्मसत्तू के द्वारा। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब इसमें छठी बार पूछा है, लेकिन ये क्या है, 7 बार ये चढ़ चुके हैं एवरेस्ट पर्वत पर। अगर पूछा जाता है इसमें कि इनका संबंध उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कौन, लवराज सिंह धर्मसत्तू। और इनके द्वारा 7 बार क्या है एवरेस्ट शिखर पर फतेह किया है, इनकी चढ़ा है। और ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 7 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ चुके। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है, इनकी किसके द्वारा लिखी गई है। तो वैली और फ्लावर जो पुस्तक है वह लिखी गई है फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछा जाए कि कब लिखी गई है तो इनके द्वारा कब लिखी गई है, 1938 में वैली ऑफ फ्लावर जो पुस्तक है यह लिखी गई है। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जो पहाड़ियाँ इसमें लिखी गई हैं तो उनका सही क्रम आपको देखना है। तो इसमें जो सही उत्तर इसका हो जाएगा, पूर्व से अगर पश्चिम की ओर देखें तो पूर्व में सबसे पहले आती है नागा पर्वत, फिर उसके बाद आता है मिकीर, और उसके बाद आती है खासी, उसके बाद आता है गारो। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन घ। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है। तो बोक्सा जनजाति का त्योहार कौन कौन सा है देखते हैं इसमें। जैसे होंगड़ है, ये इनका त्योहार है। उसके बाद डेलिया भी इनका त्योहार है और गोटरे भी इनका क्या है, त्योहार। तो उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ।
उसके बाद अगला प्रश्न है, ओडिशा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो जो उड़ीसा का जो तालचेर श्रेणी जो है वह मुख्य रूप से प्रसिद्ध किसके लिए है? यह प्रसिद्ध है कोयला भंडार हेतु। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर, कोयला भंडार के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये मुचकुंद जो गुफा है यह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास यानी कि माणा में ये क्या है, स्थित है, क्या, मुचकुंद गुफा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मुचकुंद गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ में। उसके बाद अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। तो नगाड़े खामोश हैं जो ये रचना है वह गिरीश तिवारी के द्वारा, इनकी जिनको गिरधा के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा क्या है, यह नाटक रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को, नगाड़े खामोश हैं के लेखक कौन है? गिरधा यानी कि गिरीश तिवारी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एवार्ड माउंट किस जिले में स्थित है? 2-3 बार आ गया है क्वेश्चन में, तो 2-3 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 पेपरों में रिपीट भी हुआ है। तो जो एवार्ड माउंट है वह किस जिले में है? यह उत्तराखंड के चंपावत जिले में क्या है, एवार्ड माउंट है। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? तो अशोक के द्वारा जो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वह किया गया था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर, पाटलिपुत्र में क्या किया गया था, अशोक द्वारा जो बौद्ध संगीति थी, कौन सा? तीसरी बौद्ध संगीति, इसका क्या किया गया था, अशोक के द्वारा आयोजन किया गया था। अगर हम देखें कि तृतीय जो बौद्ध संगीति होती है इसका जो आयोजन कहा हमने कि कहाँ पर हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। तो इसमें जो अध्यक्ष थे, ठीक हो गया। अब इसमें कभी कभी क्या है कि प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह थे मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक हो गया। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति थी, किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था, इनकी 250 ईस्वी पूर्व के आसपास। अगर बात करें अब सभी बौद्ध संगीति को हम इसमें देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री से जो एग्जाम की दृष्टि से। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें, ठीक हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वह होती है अजात शत्रु के काल में, ठीक हो गया। इनके अजात शत्रु के द्वारा कराई जाती है प्रथम बौद्ध संगीति। और महात्मा जो बुद्ध थे इनकी जो मृत्यु होती है, ठीक हो गया, इनकी मृत्यु भी अजात शत्रु के ही शासनकाल में होती है। यानी कि कब होती है? यह होती है 483 ईस्वी पूर्व, ठीक हो गया। ईसा मसीह से जन्म से पहले इनकी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? महात्मा बुद्ध की। और ये प्रथम जो बौद्ध संगीति होती है उसी वर्ष कराई जाती है, किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। अगर बात करें इसमें जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति में वह कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक हो गया। महाकश्यप इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति की। और कराई जाती है अजात शत्रु के शासनकाल में, और ये कराई जाती है कब? 483 ईस्वी पूर्व में होता है। और ये होता है कहाँ पर? राजगृह, ठीक है। राजगृह में क्या होती है? प्रथम बौद्ध संगीति होती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगर उसके बाद अगर बात करें हम द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक इसके 100 साल के बाद होती है, 383 ईस्वी पूर्व में। अगर बात करें ये कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है, ठीक हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वो कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। और जो इसमें अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सभाकामी होते हैं, ठीक हो गया। सभाकामी इसमें क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। और ये कराई जाती है काला अशोक के द्वारा, इनकी काला अशोक, हो गया, काला अशोक के शासनकाल में होती है कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। द्वितीय होती है काला अशोक, तृतीय मैंने बता दिया अशोक, ठीक हो गया। का हटा के अशोक बच जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति हो जाएगी। 250 कहीं कहीं 250 आता है, कहीं कहीं 255 भी इसमें देखने को मिल जाता है। डेट इसमें पूछेगा नहीं वैसे, तो ये इसके आसपास होती है तृतीय बौद्ध संगीति। उसके बाद करें हम चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति है जो ईस्वी के बाद होती है, ठीक हो गया। ईस्वी के बाद होती है, ये 3 तो होती है ईस्वी से पूर्व पहले, और ईस्वी के बाद जो होती है वह कौन होती है? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, इनकी चौथी बौद्ध संगीति होती है। ये कराई जाती है कनिष्क के शासनकाल में, ठीक हो गया। कनिष्क के शासनकाल में होती है। और अगर बात करें ये कहाँ पर कराई जाती है? कुंडलवन, कश्मीर में ये कराई जाती है। कुंडलवन कश्मीर में होती है ये चौथी बौद्ध संगीति, ठीक हो गया। कब होती है? इनकी ये मान के चलें, कहीं कहीं भी लिखा होगा इसमें, जैसे कि आप लूसेंट देखेंगे तो लूसेंट में आपको मिलेगा
98 ईस्वी पूर्व, और कहीं कहीं पे आपको 105 ईस्वी पूर्व के आसपास भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 102 भी देखने को मिलेगा। तो इसमें मतलब डेट का इतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने 2-3 जगह इसका अलग अलग देखा था बुक्स में, तो डेट इतना वो नहीं रहेगा इसमें। लेकिन जो होती है ये कहाँ पर होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है, ये कन्फर्म है, तो ये आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में होती है। और इसमें एक खास चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति होती है उसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं। अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं वसुमित्र, ठीक हो गया। वसुमित्र इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और अगर बात करें इसमें उपाध्यक्ष तो अश्वघोष इसमें क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक हो गया। इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। और कनिष्क के शासनकाल में होती कौन सी, चौथी बौद्ध संगीति। तो इससे भी आप क्या है कि आगामी एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। तो ये पाटलिदून जो उत्तराखंड में स्थित है वह किस के मध्य में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में क्या है, पाटलिदून स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। तो ये जो कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 में, यह लॉर्ड रिपन के समय पे पारित हुआ था। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है। तो शंकर गुफा जो स्थित है वह कहाँ पर है, देवप्रयाग यानी कि टिहरी गढ़वाल में क्या है, शंकर गुफा स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है, देवप्रयाग में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है, यानी कि किस चंद शासक की मूर्ति है। तो दीप चंद जो चंद शासक थे, इनकी जो मूर्ति है वह जागेश्वर का जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, जागेश्वर के मुख्य मंदिर में किस चंद यानी कि किस राजा की जो मूर्ति है वह किसकी है, दीप चंद। उसके बाद अगला प्रश्न है, आसन बैराज का निर्माण किया गया था। तो आसन जो बैराज है इसका जो निर्माण कराया गया था वह 1967 ईस्वी में कराया गया था। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर, आसन बैराज का निर्माण कब होता है, 1967 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, ASCII का पूरा नाम है। तो ASCII का जो पूरा नाम है वह क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक हो गया। तो इसका पूरा नाम है किसका, ASCII, ठीक हो गया। तो ए से हो जाएगा अमेरिकन, एस से हो जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक हो गया, सी से हो जाएगा कोड ऑफ, आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और आई से फिर उसके बाद होगा इंटर। तो इसका क्या है, पूरा नाम। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत जो परियोजना है वह किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब इससे आपसे प्रश्न कैसे भी पूछता है, जो ये शिव समुद्रम जल प्रपात है यह किस नदी में है पूछता है, ठीक हो गया। तो ये किस नदी में है, कावेरी नदी में है। इसमें है कावेरी नदी में है शिव समुद्रम जल प्रपात, तो हो गया कावेरी नदी में है। ऐसा भी पूछता है, किसी एग्जाम मैंने ये देखा भी था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद भी हाल फिलहाल में शायद पुलिस का या किसी फॉरेस्ट गार्ड का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा हुआ था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में है। तो इसको भी याद कर सकते हैं, किस नदी में है, कावेरी नदी में है। अब इसको याद कैसे आप करेंगे, कैसे याद नहीं होगा, जैसे शिव समुद्रम है, और शिव जी का जो रूप होता है वो कैसा होता है, जब वो विष पीते हैं तो उनका जो गला कंठ हो जाता है वो काला हो जाता है, यानी कि नीला काला पड़ जाता है। तो काला हो जाता है, तो का से याद कर लेंगे कावेरी। तो शिव समुद्रम किस में हो जाएगा, कावेरी नदी में हो जाएगा, ठीक हो गया, जलप्रपात। और इसी नदी में क्या है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भी है, और यह किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो मैंने कल परसों जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है परीक्षा वाणी की, उसमें भी मैंने बताया था जितने भी अंत में ला आते हैं ज़्यादातर ये उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो मुलिंगला दर्रा है वह आपको किसको मिला था, उत्तरकाशी और तिब्बत को क्या करता है, जोड़ता है। ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, खसकुरा भाषा का संबंध है। तो जो खसकुरा भाषा है किससे संबंधित है, यह गोरखाली जो भाषा है उससे क्या है, इस खसकुरा भाषा का क्या है संबंध है। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर।
उसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है कब? यह किया जाता है 1968 में। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस विधा के लिए यानी कि किस रचना के लिए इनको क्या किया गया था, इनसे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया था। तो यह सम्मानित किया गया चिदम्बरा के लिए। ठीक है क्या, ये था चिदम्बरा। चिदम्बरा है तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इन्हीं को एक पुरस्कार और मिला था पद्म भूषण। ठीक हो गया, पद्म भूषण से इनको सम्मानित कब किया गया था, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पद्म भूषण से इनको 1961 में सम्मानित किया गया था। ठीक हो गया, इसको भी आप याद कर सकते हैं। 1961 में मिला था इनको पद्म भूषण और 1968 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस विधा किस रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा हेतु इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये जो बोल हैं ये कहे गए किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मूल जो कर्तव्य हैं यह किस भाग में है? यह भाग 4 के क में क्या है? वर्णित है। अगर बात करें कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क या ए में क्या है? ये वर्णित है। ठीक हो गया। अब जहां पर भी आपको देखने को मिलता है ए बी सी डी, मतलब इस प्रकार के देखने के मिलते हैं, वो ये समझ लीजिएगा वो क्या होंगे? बाद में उनको जोड़ा गया होगा। तो अब जो मूल संविधान का तो ये नहीं था हिस्सा, क्या जो मूल कर्तव्य हैं मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया था। तो बाद में जब जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक हो गया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। अब प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा जाता है? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या किया जाता है? इनको जोड़ा जाता है मूल कर्तव्यों को। ठीक हो गया, मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा जाता है। और जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक हो गया, 10 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद एक जो मूल कर्तव्य है वह बाद में जोड़ा गया था। ठीक हो गया, यानी कि उसमें कहा गया था कि जो शिक्षा है, शिक्षा से संबंधित 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा देने की इसमें बात करी गई थी। तो यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक हो गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा जाता है कौन? 11वां मूल कर्तव्य, और 10 जोड़े जाते हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वां संविधान। तो ऐसे भी इसमें प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो ये जो स्वीकार और प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत जो किया जाता है वह किया जाता है 4 जुलाई 1947 को, और जो इसको स्वीकार किया जाता है वह किया जाता है 18 जुलाई 1947 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। उसके बाद अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ था। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो कानून है वह पारित हुआ था कब? 1976 में। ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी, यानी कि कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों ही मंडलों की जो स्थापना होती है वह होती है 1976 में। ठीक हो गया, 1976 में होती है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना। अगर बात करें इसकी स्थापना कहां पर होती है? नैनीताल में होती है। ठीक हो गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है नैनीताल में। और अगर बात करें गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना होती है वो होती है पौड़ी में। ठीक हो गया, पौड़ी जनपद में होती है गढ़वाल मंडल की, और कुमाऊं मंडल की होती है नैनीताल जनपद में। और सन अगर इसमें पूछता है तो 1976 में होती है। प्रॉपर अगर तिथि पूछता है तो 31 मार्च को होती है। 31 मार्च 1976 को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की दोनों ही स्थापना एक ही दिन होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है भारत में वह की जाती है किस आधार पर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह की जाती है। ठीक हो गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन घ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, वह रही है 18.81 यानी कि 18.81% क्या रही है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अगर बात करें देश की जनसंख्या दर, तो इससे क्या है, कम थी। ठीक हो गया, देश की जनसंख्या वृद्धि दर से भी अधिक रही है। देश की अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 17.70% क्या रही है, पूरे देश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जिसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य जो निर्धारित होता है वह कैसे होता है, वह मांग के द्वारा भी होता है, आपूर्ति के द्वारा भी होता है। तो क और ख इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोर्दगाड़ के संगम पर अवस्थित है? तो यमुना और मोर्दगाड़ के संगम पर जो अवस्थित जो स्थल है वह क्या है, लाखा मंडल है। तो ऑप्शन हो जाएगा गो इसका सही उत्तर। ऑप्शन गो, लाखा मंडल जो है यमुना और इसके क्या है, संगम पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राख उपयोगी नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राख उपयोगी नीति को अपनाने वाला जो पहला राज्य है भारत का वह कौन सा है, केरल राज्य है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो हरिद्वार का नाम मायापुरी जो मिलता है वह किसमें मिलता है, विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पद्म सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसमें से पद्म सम्मान जो प्राप्त है वह इनमें से नहीं हुआ है, किसे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन घ, केपी नौटियाल को इसमें से पद्म सम्मान जो पुरस्कार है वह नहीं मिला है। लेकिन अन्य को क्या है, इसमें पद्म पुरस्कार मिला है, जैसे पुष्पेश पंत हो गया, डॉक्टर शेखर पाठक हो गया, अनिल प्रकाश जोशी हो गया, इन सभी को क्या मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है, लेकिन केपी नौटियाल जी को नहीं मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चैतु तथा माणकू नामक चित्रकारों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो पिछली बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था, आज भी फिर से आ गया है। तो ये जो है वह सुदर्शन शाह के दरबार में थे। तो ठीक हो गया, इनके द्वारा क्या किया गया था, इनको संरक्षण दिया गया था। ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो कल परसों भी हमने इसमें डिस्कस करी है, आज फिर से आ गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को 1870 में होती है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। उसके बाद अगला प्रश्न है, सकलोत्तर पंत नाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो सकलोत्तर पंत जो नाथ की जो उपाधि थी वह धारण की थी हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, पावटी के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेहपति शाह और डैश के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति के मध्य। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, मंगोलों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने जो आक्रमण किया था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? अब देखो, बंगाल में जो इसकी स्थापना होती है वह होती है 1767 में। ठीक हो गया, 1767 में होती है बंगाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। उसके बाद इसको लाया जाता है देहरादून में। देहरादून में जो इसको लाया जाता है वह लाया जाता है 1942 में। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछे कि इसकी जो स्थापना होती है वह कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1767 में। और पूछता है इसको देहरादून स्थानांतरित कब किया गया था, तो देहरादून स्थानांतरित किया था 1942 में, और वर्तमान में देहरादून में इसका क्या है, मुख्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि कथन, और जो एक कथन दिया है इसमें, ठीक हो गया, उसको हमने इसमें देखना है कि क्या इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। तो कथन दिया है कि क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए?
तो इसमें पूछा गया है कि क्या ऐसा कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि पहला जो तर्क दिया है उसमें कहा गया है नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का पता नहीं चल पाता है। ठीक हो गया। दूसरा इसमें पूछा गया है हाँ, यह किसी की क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो इसमें दोनों जो कथन है और जो इसमें कहा गया है, जो तर्क और कथन दिए गए हैं, दोनों ही क्या हैं, उपयोगी नहीं है। ठीक हो गया। वस्तुनिष्ठ के आधार पर हम किसी की भी जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो बाराही देवी मंदिर जो है वह उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ता है, देवीधुरा स्थान पर। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। देवीधुरा में क्या है, यह बाराही मंदिर है। और यहाँ पर हर साल रक्षाबंधन के दिन क्या लगता है, बग्वाल खेला जाता है, इनकी मेला लगता है। हाल फिलहाल में भी अगस्त के महीने में यहाँ पर मेला लगा हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है लदिया सहायक नदी है। तो लदिया जो है वह काली नदी की क्या है, सहायक नदी है, और यह उत्तराखंड की सबसे दक्षिणतम नदी है। ठीक हो गया। कौन सी, लदिया नदी। ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, सहायक नदी, दक्षिणतम सहायक नदी कौन सी है, तो लदिया नदी है। यह किसकी है, काली नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ख। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें अधिकांश आप लोगों ने देखे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि 2-3 बार भी पूछे गए हैं एग्जामों में। तो इनको एक नज़र आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। खास करके जो 15 तारीख को आपको एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आयोग क्या है कि बहुत से बार आयोग जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन भी रहते हैं उनको भी क्या करता है, रिपीट करते रहता है। तो एक एक नज़र आप इसको भी देख लीजिएगा, चलते चलते भी आप इसको सुन सकते हैं, उससे भी आपको क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे क्लिक कर जाएंगे। तो वीडियोज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और साथ में इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।